नमस्ते साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन में हम विलेयता सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके अंदर दो टॉपिक आज आपके आएंगे। एक तो टॉसो की दर में विलेयता और दूसरा होगा टॉसो की गैस में विलेयता। तो सबसे पहले शब्द हमें क्या समझना है आज की क्लास में कि विलेयता, जिसको इंग्लिश में आप सॉल्युबिलिटी कहते हो, इसका मतलब क्या है। तो सीधी सी बात है कि आप किसी भी विलेय को विलायक में घोल के विलीन बनाते हो तो विलेय उस विलायक में कितना घुल गया है, उसी के लिए हम क्या बोलते हैं, विलेयता। लेकिन परिभाषा के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हमें बोलते हैं कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा को विलेय की विलेयता कहते हैं। और इसके अंदर मैंने कहा कि दो टॉपिक पढ़ेंगे, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एक निश्चित ताप पर, क्या लिखा, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा, विलेय की अधिकतम मात्रा खुली हो, उसे विलेयता, उसे विलेय की विलेयता, 100 ग्राम मात्रा घुली हो उसे विलेय की विलेयता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विलेय की विलेयता। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आज का टॉपिक हमने क्या स्टार्ट किया था, विलेयता। विलेयता का मतलब किसी भी विलायक में आप विलेय घोलते हो तो विलेय कितना घुलता है उसकी बात होती है। और यहाँ पर सीधी बात है, परिभाषा की लिखनी होती है अपने को। तो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में विलेय की जितनी विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो उसे विलेय की विलेयता कहते हैं। और इसके अंदर जो हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे, फर्स्ट जो अपना पॉइंट रहेगा वो रहेगा ये कि टॉसो की दर में विलेयता। इसका मतलब कि दर के अंदर आप क्या मिलाओगे, टॉस मिलाओगे। दर ज़्यादा होगा, टॉस कम होगा। जो शब्द को पकड़ना, कोई जल्दीबाजी आपको यहाँ पे नहीं करनी है कि टॉसो की दर में विलेयता। इसका मतलब कि दर तो यहाँ किसके रूप में कार्य करेगा, विलायक के रूप में, और जो टॉस है वो आपका किसके रूप में कार्य करेगा, विलेय के रूप में। तो टॉसो की दर में विलेयता, समझ गए। अब इसका जो मेन पॉइंट अपना आता है वो ये आएगा कि टॉसो की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, टॉसो की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें 3 कारक पड़ेंगे। एक तो विलायक की प्रकृति, विलेय और विलायक की प्रकृति, एक ताप का प्रभाव और एक दाब का प्रभाव। इनसे कभी कभार बोर्ड एग्जाम में छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी है कि एकदम आसानी से आपको एकदम समझ में आ जाएगा। बस प्रॉब्लम एक रहेगी, थ्योरेटिकल पोर्शन है तो लिखने वाला मैटर अपने को थोड़ा क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि टॉसो की दर में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये बात तो क्लियर होगी कि दर होगा वो विलायक के रूप में ज़्यादा होगा और टॉस होंगे वो कम होंगे। अब टॉसो की दर में जो विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले 3 कारक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट समझ लेना बिल्कुल, विलेय और विलायक की प्रकृति। दूसरा ताप का प्रभाव और तीसरा है दाब का प्रभाव। तीनों पॉइंट है। तो उसमें पहला पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं, नंबर 1 विलेय तथा
विलायक की प्रकृति। पहला पॉइंट क्या लिखा है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। यहाँ समझना कि देखो एक लाइन आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी कहीं पर कि समान समान को घोलता है। आप अपनी बात के लिए अपनी भाईलाचारी में जिसे आपा हुआ ना आप विषय ढूंढ लिया, समझो सही बात ना कि जैसे आपा हुआ आप विषय नहीं ढूंढा करना। तो वही बात है कि समान समान को घोलता है। तो यहाँ से आप इस पॉइंट को समझना, आपने एक शब्द सुना होगा ध्रुवीय, और एक होता है अध्रुवीय। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में ही विलेय होता है, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में विलेय होता है। अर्थात समान समान को घोलता। तो यहाँ से आप लिख सकते हो विलेय तथा विलायक की प्रकृति वाले पॉइंट में सीधा सा कि समान समान को घोलता है। इसके लिए पहले तो आप लाइन क्या लिखोगे कि यहाँ से याद करने के लिए समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है इसका मतलब हम अपने जैसे ही ढूंढ, समान समान को घोलता है। अर्थात आप चाहे तो ये लिख सकते हो, अर्थात ध्रुवीय विलेय या ध्रुवीय विलायक, अर्थात ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में तथा अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होते हैं। जैसे एग्जांपल में समझाऊं, अगर आप NaCl को जल में घोलो तो नमक ना जल में घोलते घुल जाए, तो जैसे ही हम NaCl को जल में घोलेंगे तो ये तुरंत घुल जाता है। लेकिन इसी जल के अंदर जैसे आपने नेप्थलीन एंथ्रासीन लिख देता हूँ, यहाँ नेप्थलीन कंपाउंड ले लिया, उसको अगर आप जल में घोलोगे तो वो नहीं घुलेगा। लेकिन अगर उसी कंपाउंड को आप किस में घोल दोगे, बेंजीन में, तो वो आसानी से घुल जाएगा। अब इसका रीजन समझ लो कि देखो NaCl और जल दोनों ध्रुवीय होते हैं तो दोनों समान है इसलिए घुल जाएंगे। नेप्थलीन जो बोलते हैं वो जल में घुलनशील क्यों नहीं होता, क्योंकि जल तो होता है ध्रुवीय और नेप्थलीन होता है वो अध्रुवीय होता है। तो सीधी सी बात है समान समान को घोलता है। अब आप में से आधे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि सर ये ध्रुवीय कंपाउंड कौन से होते हैं और अध्रुवीय कंपाउंड कौन से होते हैं। उसका तो बेटा जो सीधी सी बात है कि जो 11th में मौज मारी है, 11th में मौज की है, वो थोड़ी बहुत तो आपको परेशान करेगी, नहीं तो पढ़ने वाले और बिना पढ़ने वाले बच्चों में अंतर कैसे होगा। आगे बात समझ में, तो इसको चलो आगे लिखते हैं। तो इतनी बातें तो आपके बात क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं इसको समझने के लिए कि NaCl जल में आसानी से घुल जाता है। क्या लिखा है, नमक NaCl जल में आसानी से घुल जाता है क्योंकि दोनों ध्रुवीय होते हैं। दोनों क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। जबकि क्या लिखा बेटा, जबकि नेप्थलीन तथा एंथ्रासीन जल में घुलनशील नहीं होते हैं। एंथ्रासीन और जो नेप्थलीन वो एंथ्रासीन अगर आप इसको जल में घोलोगे तो ये जल में आसानी से नहीं घुलते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को
ये दोनों बेंजीन, बेंजीन क्या होता है बेटा, अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक। जबकि ये दोनों बेंजीन में घुल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको आराम से समझ में आ जाएगी, याद भी रह जाएगी कि लाइन एक ही है, समान समान को घोलता है। अब देखो आगे, लेकिन फिर आप में से एक बच्चा बोलेगा कि सर मैंने सुना है शर्करा, आपका स्टार्च, आपका ग्लूकोज, ये ध्रुवीय नहीं होते हैं, ये अध्रुवीय होते हैं और जल में घुल जाते हैं, जबकि जल तो ध्रुवीय होता है। तो बड़ा सीधा सा रीज़न है कि ये जो पदार्थ होते हैं वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अगर कोई भी चीज़ जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगी तो वो जल में घुल जाती है, इसका मतलब है। तो ये विशेष कंडीशन है, इसको भी हम इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ जैसे शर्करा, ग्लूकोज, स्टार्च, कुछ ठोस पदार्थ जैसे शर्करा, ग्लूकोज, स्टार्च जल में घुल जाते हैं क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्योंकि जल के अणुओं के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से इनका लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इतनी सी बातें याद करनी है। अब सीधी सी बात है कि पॉइंट पकड़ना है। शर्करा, ग्लूकोज और स्टार्च क्या होते हैं, अध्रुवीय, जबकि जल क्या होता है, ध्रुवीय। लेकिन ये यहाँ जल में घुलने का मेन रीजन है, इनके अणुओं के मध्य क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध। लेकिन NaCl ध्रुवीय है, जल भी ध्रुवीय है, तो इसका दोनों ध्रुवीय है तो घुल जाएंगे। लेकिन नेप्थेलीन, एंथ्रासीन क्या होते हैं, अध्रुवीय, इस कारण से जल में नहीं घुलेंगे लेकिन बेंजीन में घुल जाते। तो ये पहला पॉइंट था ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट इसका। अब आगे बात करें तो पहला पॉइंट तो हो गया, उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा ताप का प्रभाव और तीसरा पॉइंट आएगा दाब का प्रभाव। देखो इनमें अब देखो पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं, ताप का प्रभाव। किसका, नंबर 2 पॉइंट, ताप का प्रभाव। पॉइंट नंबर 2, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। देखो यहाँ से एक छोटी सी बात समझना, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जल में घोलने पर वो ऊष्मा मुक्त करते हैं। जैसे कलिकियों की दीवारों पे जी चुनाना पर पानी में घोला पानी क्या हो जाए, गर्म हो जाए। तो जब हम किसी पदार्थ को जल में घोलते हैं और जल में घोलने पर यदि वो ऊष्मा उत्पन्न करे और ऊष्मा बाहर निकाल रहा है, बिको मतलब क्या हो कि बिना ऊष्मा की आवश्यकता कौन नहीं, बिना ताप को नहीं चाहिए। तो ऐसे पदार्थ को अगर आप गर्म करोगे तो विलेयता कम होगी, सीधी सी बात। वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, जल में घोलने पर ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है, वे पदार्थ ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जल में घोलने पर वो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, हल्का सा ठंडापन महसूस होता है। जैसे आपने नमक या चीनी हो जल में घोलना, उसका टेम्परेचर हल्का सा डाउन होता है। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, उन्हें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अर्थात
वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी विलेयता बढ़ेगी। तो यहाँ से दो चीज़ें याद करनी है। जल में घोलने पर अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उन पदार्थों के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होगी। जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम्पल सहित आता है। तीसरा आता है इसमें दाब का प्रभाव। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लें। तो देखो अब क्या लिखा है इसके लिए। तो बात हो गई कि ताप का प्रभाव। तो इसमें पहला बिंदु तो हम क्या लिख सकते हैं कि वे ठोस जिन्हें क्या लिख सकते हैं कि वे ठोस जिन्हें विलायक में घोलने पर, वे ठोस जिन्हें विलायक में घोलने पर, क्या लिखा है, वे ठोस जिन्हें विलायक में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है। अर्थात ऊष्मा, वे ठोस जिन्हें विलायक में घोलने पर क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। वे ठोस जिन्हें विलायक में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, उन्हें क्या लिखा है, उन्हें अगर आप विलायक, उनके लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता कम होगी। तो ऐसा लिख सकते हैं वे ठोस जिन्हें विलायक में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है। ऐसे ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर, ऐसे ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सुनने का फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरी कंडीशन जस्ट इसके अपोजिट कि वे ठोस जिन्हें विलायक में घोलने पर, वे ठोस जिन्हें विलायक में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण, वे ठोस जिन्हें विलायक में घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऐसे ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर, ऐसे ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ऐसे ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। एग्जाम्पल लिखें तो NaCl, NaNO3, KNO3, NH4NO3। इसका नाम जानते हो क्या होता है? नाम जानो, कौन जानो ना? तो इसका नाम जल्दी से कमेंट से बता दीजिए, क्या बोलते हैं? NH4NO3। सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका क्या नाम होगा? अमोनियम नाइट्रेट। तो ये बात क्लियर हो गई कि जहाँ ऊष्मा मुक्त होती है, जहाँ विलेय घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है, अगर उनकी विलेयता सीधी सी बात है कि ताप बढ़ाने पर क्या होगी, घटेगी। और जहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है, जहाँ पर ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, वहाँ पर विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये पॉइंट क्या था आपका? ताप का प्रभाव। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, नंबर 3, दाब का प्रभाव। देखो ये ठोस है, इस पर दबा नहीं दबा। ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य। हमने बात करी चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। उसके वीडियो का अगर लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे। जब भी टाइम मिले तो देख लेना। तो ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दाब का उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ठोसों की टॉपिक क्या था? ठोसों की द्रव्य विलेयता दाब से अप्रभावित रहती है क्योंकि ठोस असंपीड्य होते हैं। तो इसके लिए हम सिंथेसिस लिख सकते हैं
कि टॉसों की द्रव्यों में विलेयता पर, टॉसों की द्रव्यों में विलेयता पर, विलेयता, टॉसों की द्रव्यों में विलेयता दाब से अप्रभावित, दाब से अप्रभावित रहती है, क्योंकि टॉस की प्रकृति कैसी होती है, असंपीड्य, क्योंकि टॉस अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। टॉस अत्यधिक क्या होते हैं बेटा, असंपीड्य होते हैं। तो ये था आपका क्या, टॉसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। कितने कारक पढ़ लिए, 3। पहला विलेय और विलायक की प्रकृति, दूसरा आपका ताप का प्रभाव, और तीसरा पॉइंट क्या है, दाब का प्रभाव। और दाब से तो ये क्या होती है, अप्रभावित। रीजन कि टॉस अत्यधिक क्या होता है, असंपीड्य। क्या होता है बेटा, असंपीड्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू कैरी ऑन करते हैं। अब मिटा देते इसको बेटा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि गैसों की द्रव्य विलेयता। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ ले लेते हैं सेकंड नंबर कि गैसों की द्रव्यों में, ये गैसों की द्रव्य में विलेयता। अब सीधी सी बात, तो शब्द को पकड़ना है कि ज़्यादा कौन, कम कौन, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बाप और कौन बेटा। तो देखो गैसों की द्रव्य में विलेयता, तो साफ क्लियर है कि द्रव्य क्या होगा आपका, विलायक, और गैस क्या होगी, विलेय। तो गैसों की द्रव्य में विलेयता, सीधी बात है। तो इसमें ज़्यादा बात करने में कोई फायदा नहीं है। अब टॉपिक पॉइंट क्या बनता है कि गैसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, हम इसी को स्टार्ट कर रहे हैं। गैसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ हम 4 कारक पढ़ेंगे। पहला कारक गैस की प्रकृति, दूसरा विलेय विलायक दोनों की प्रकृति, तीसरा ताप का प्रभाव, और चौथा दाब का प्रभाव। और सबसे ज़्यादा गैसों की द्रव्य में, क्योंकि गैस के कण दूर दूर होते हैं, वो दाब प्रेशर डालोगे तो कण क्या आएंगे, पास। तो चौथा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं गैस की प्रकृति, नंबर 1। क्या लिख रहे हैं, गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस। तो यहाँ पर हम सीधी बात कर लेते हैं कि सामान्यतः जो गैस विलायक के साथ अभिक्रिया कर जाती है या विलयन में आयनित हो जाती है, वो अधिक विलेय होगी, जैसे NH3, CO2, SO2। और जो गैस विलायक के साथ क्रिया नहीं करती है, वो उसमें विलेय नहीं होती, क्योंकि क्रिया नहीं करेगी तो यौगिक नहीं बनाएगी, जैसे N2O2 Cl2, ये चीज़ें बातें हैं। तो यहाँ बात करते हैं गैस की प्रकृति। तो क्या लिखेंगे कि सामान्यतः जो गैस विलायक, अब ध्यान रखना कि विलायक की बात कर रहे हैं तो विलायक से अभिक्रिया करती हो, ये विलायक के साथ यौगिक बनाती हो, बात एक ही है। तो सामान्यतः जो गैस विलायक से अभिक्रिया करती हो या विलयन में आयनित होती है,
हो। सामान्यतः जो गैस विलायक से अभिक्रिया करती हो या विलयन में आयनित होती हो वह अधिक विलयशील होती है, होती हो वह अधिक विलयशील होती है। जैसे एग्जाम्पल समझना चाहें तो NH3SO2 CO2, NH3SO2 CO2 HCl, ये जो गैसें होते हैं आदि गैसें लिख लो, NH3SO2 CO2 HCl आदि गैसें विलायक में, आदि गैसें द्रवों में अधिक विलय होती है, विलायक में अधिक विलय होती है। आदि गैसें द्रवों में अधिक विलयशील होती है। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे क्या हुआ कि इस NH3 को अगर आपने किस में घोला, जल में, H2O में, तो क्या बना लेगा क्रिया करके, NH4OH, क्रिया हो गई। या आपने क्या किया, CO2 को जल में घोला H2O, तो क्या बन जाएगा, H2CO3। तो सीधी सी बात है, यहाँ पॉइंट को पकड़ो, घुमा फिरार वाली कोई बात नहीं है। पॉइंट ये था कि सबसे पहले हम बात करें गैस की प्रकृति। तो जो गैस विलायक से यथार्थ द्रव से क्या करती हो, क्रिया करती हो, या विलयन में क्या हो, आयनित हो, वो गैस क्या होगी, आपकी अधिक विलयशील होती है। और अगर इसके एग्जाम्पल को समझना चाहें तो ये एग्जाम्पल रट लेना, NH3SO2 CO2 HCl, ये क्रिया करके यौगिक बना लेते। सीधी सी बात है, ज़्यादा घुमा फिरा बात नहीं करना। तो कि जो गैसें द्रव अर्थात विलायक के साथ क्रिया कर लेती है, कंपाउंड बना लेती है, वो अधिक विलय होती है, और कंपाउंड नहीं बनाती वो कम विलयशील होती है। जैसे ये लिखते हैं हम यहाँ पे कि जो वे गैसें जो विलायक के साथ, वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाते हैं, वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाते, वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाते हैं, उनकी क्रियाशीलता क्या होती है बेटा, कम होती है। वे द्रव में कम घुलनशील होती है। एग्जाम्पल्स लिख लो यहाँ पे, N2H2 आपका O2, N2H2O2 Cl2 आदि, ये द्रव अर्थात लिक्विड में कम घुलनशील होती है। क्लियर है। अब एक इम्पोर्टेंट, रक्त के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, ब्लड में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। तो आप कहोगे सर रक्त में तो ऑक्सीजन घुलनशील होती है, इसका रीज़न क्या है। बेटा वहाँ रीज़न ये होता है कि ऑक्सीजन है वो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्डिंग बनाती है, तब वो विलयशील है। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे चाहे तो ये अलग से एक कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि O2 रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती, O2 रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, O2 रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है, जिसके कारण वह रक्त में घुलनशील होती है। बड़ा ये तो नहीं होती है H2N2H2Cl तो नहीं होती है, O2 ही क्रिया करती है, इस कारण से वो घुलनशील होती है। तो कोई विशेष पॉइंट नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है। थोड़ी सी जो विलायक अभिक्रिया करके क्या नहीं बनाए, यौगिक नहीं बनाएगा, वो कम घुलनशील होगा। और जैसे एग्जाम्पल ये हो गए, O2 रक्त में उपस्थित, रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है,
जल्दी से कमेंट्स में बताना, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट हो गया बेटा आपका। अब देखो आगे बात करें। तो पहला पॉइंट तो हो गया गैस की प्रकृति, दूसरा विलय विलाय की प्रकृति, या जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी वो यहाँ पर भी लागू होगी। देखो अब उसकी हम बात करें यहाँ पे, जो अगला पॉइंट क्या बात कहता है यहाँ इंपॉर्टेंट अपने लिए, कि विलायक की प्रकृति। दूसरा पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, विलायक मतलब द्रव्य की प्रति, विलायक की प्रकृति। देखो सीधी सी बात है, समान समान को बोलता है, समान समान को बोलता है। तो ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में, और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है। तो ये लैंग्वेज तो हम सिंपल से ले सकते हैं। देखो यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हो कि ध्रुवीय गैसें, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होती है, लेकिन अध्रुवीय विलायक में, क्या लिखा है, अध्रुवीय में क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, कमेंट्स में बताइए जल्दी से बेटा। अध्रुवीय विलायक में, तो ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होती है, जबकि अध्रुवीय विलायक में कम घुलनशील या बहुत कम होती है, कम घुलनशील होती है। जैसे एग्जाम्पल ले, HCl व NH3 जल में घुलनशील होती है, जबकि क्या लिखा है, HCl व NH3 जल में घुलनशील होती है, जबकि बेंजीन, जबकि बेंजीन में अघुलनशील होती है। तो रीजन क्या समझना कि HCl और NH3 दोनों की प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय। जल भी कैसा होता है, ध्रुवीय। क्या सिखाया, समान समान को बोल दो बेटा, आगे की लाइन घोलता है। जबकि आपका जो बेंजीन है, क्या है, बेंजीन, उसकी प्रकृति कैसी होती है, अध्रुवीय होती है। बेंजीन की प्रकृति कैसी होती है, अध्रुवीय होती है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव समझना, कोई द्रव है उसके अंदर आप गैस मिला रहे हो, कोई द्रव है उसके अंदर आप क्या मिला रहे हो, गैस मिला रहे हो ऊपर से, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस अंदर नहीं आएगी, बाहर जाएगी। तो सामान्यतः ये देखा गया है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलेयता कम होती है सबके लिए। ताप बढ़ाओगे तो सामान्यतः गैसों की द्रव्य विलेयता कम होती है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम एकमात्र ऐसी गैसें हैं जो ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता बढ़ती है। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, अधिकांश, देखो अधिकांशतः गैसों का घुलना, क्या बात है, अधिकांशतः गैसों का घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। बेटा ऊष्माक्षेपी का मतलब समझ गए, ऊष्मा बाहर निकलेगी। मैंने कहा था जहाँ ऊष्मा बाहर निकलती है वहाँ ताप बढ़ाने पर विलेयता कम होती है। तो क्या लिख रहे, अधिकांश गैसों का घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। इसलिए ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता, गैसों की द्रव्य में विलेयता क्या होती है, द्रव्य में विलेयता कम
होती है। और यहाँ पर एक लाइन लिख लो, अपवाद, हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की दर में विलेयता, हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की दर में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ताप बढ़ाने में क्या होती है? बढ़ती है। ये जस्ट अपोजिट है, ये जस्ट क्या बेटा यहाँ पे अपोजिट। फिर से कर दूँ तो ताप का प्रभाव, अधिकांश गैसें जो गलती है वो उष्मा क्या होती है? उष्मा क्षैपी होती है। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की दर में विलेयता क्या होती है? कम होती है। लेकिन ये याद कर लेना, हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे? H नहीं होता बेटा, H2 होता है। क्या लिखेंगे? H2। तो याद क्या करना है? H2 और हीलियम, इन गैसों की दर में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट आता है अपना नंबर 4, दाब का प्रभाव। क्या लिखा बेटा? दाब का प्रभाव। और दाब का प्रभाव का मतलब है, इसमें हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम, हेनरी का प्रभाव, हेनरी का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दाब का प्रभाव, हेनरी का नियम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट। अब देखो हम आगे बात करें कि